for zero order reaction, for zero order reaction, for zero order reaction, for zero order reaction, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखिए, हमें इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर्मूला निकालना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ध्यान रखिएगा, ये कभी भी अकेले नहीं आता इंटीग्रेटेड इक्वेशन। अगर जीरो ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन है तो पक्का उसके साथ उसकी हाफ लाइफ भी आएगी, और अगर फर्स्ट ऑर्डर का इंटीग्रेटेड इक्वेशन है तो उसके साथ उसकी हाफ लाइफ भी आएगी, आपकी हाफ लाइफ पीरियड होता है जो आपका। तो सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, बहुत सिंपल है, बड़े आराम से निकल आएगा आप लोगों से, और आसानी से बन जाना क्योंकि मैथ किट हो आप लोग। तो जो बायो का है उसमें भी कोई नहीं, बहुत थोड़े लॉग के फॉर्मूले लगने, वो बड़ी आसानी से आ जाएगा। तो हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा ऑर्डर के अकॉर्डिंग कि जब रेट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ये जो पावर होती है, अगर ये जीरो आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। मतलब इस प्रकार की रिएक्शन जिसकी रेट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती हैं, दी रिएक्शंस आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शंस विच रेट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हम इसका 2 टाइम्स कर दे, क्या रेट चेंज होगी? नहीं होगी। 3 टाइम्स कर दें तब भी रेट चेंज होगी क्या? नहीं होगी, क्योंकि पावर क्या लगी हुई है आपको? जीरो लगी हुई है। कुछ भी होगा ये 1 हो जाना है। तो इस प्रकार की रिएक्शंस के लिए हम ये जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, इस प्रकार की रिएक्शंस के लिए पढ़ने वाले हैं जिसमें कंसंट्रेशन को आप चाहे कितना भी बढ़ाइए चाहे कितना भी घटाइए, उसकी रेट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ध्यान रखिए, ठीक है। तो लिखिए, द रिएक्शंस द रिएक्शंस द रिएक्शंस the reactions the reactions the reactions the reactions whose rate of reaction whose rate of reaction the reaction whose rate of reaction does not depend upon concentration of reactants concentration of reactants are called zero order reaction, are called zero order reaction, are called zero order reaction, are called zero order reaction. The reactions whose rate of reaction does not depend upon concentration of reactants are called, इस प्रकार की रिएक्शंस जिनकी रेट का कंसंट्रेशन से कोई रिलेशन नहीं है रिएक्टेंट के, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। द रिएक्शंस हुज रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स क्या कहलाती हैं? आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। आप ऐसे भी बोल सकते थे बड़े सिंपल तरीके से। इसकी दूसरी डेफिनेशन ये होती है, द रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, के हटा देंगे तो प्रोपोर्शन का साइन आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड आर कॉल्ड जीरो ऑर्डर। दोनों तरीके से डेफिनेशन लिखी जा सकती है इसकी, जो आपको पसंद हो वो लिख सकते हो, एक ही लिखनी है आपको। द रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कॉल्ड जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कॉल्ड जीरो ऑर्डर। चलिए दूसरी भी लिखवा देते, लेकिन यहाँ पर कोई आपको वो नहीं करना है, दो एक कोई भी याद कर लीजिएगा, ठीक है, और करके लिख लीजिए, लेकिन यहाँ पर 2 के लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा लिखवा दे रहे हैं हम आपके लिए, और करके लिख लीजिए। The reactions whose rate of reaction is directly proportional to the
to the zero power of molar concentration of reactants are called zero order reaction। डेफिनेशन याद, दो में से जो है आपको पसंद आए, दोनों में कोई भी एक याद। पूरी डेफिनेशन, द रिएक्शन whose rate of reaction does not depend upon the concentration of reactants or whose rate of reaction directly proportional to the zero power of concentration of reactants called zero order reactions। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ आप कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाओगे, रेट ना तो बढ़ने वाली, और यहाँ कितना भी कंसंट्रेशन घटाओगे, रेट घटने नहीं वाली। अरे इसके लिए एक छोटा सा पहले ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। आप ये देखिए कई ग्राफ होंगे, सब ग्राफ साइड में बनाने हैं, ध्यान दें क्या, बिल्कुल छोटे छोटे से। तो देखिए इस प्रकार की रिएक्शंस के लिए हम ग्राफ बना दें। रेट वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का ग्राफ अगर हम बना दें तो बताइए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम घटाएं या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को हम बढ़ाएं, रेट पे कोई फर्क आएगा क्या? नहीं आएगा। तो कैसी लाइन जाएगी? कंटिन्यूअस लाइन सीधी। चाहे आप कंसंट्रेशन को घटाइए चाहे बढ़ाइए, रेट ना तो घटने वाली है ना ही बढ़ने वाली है। बनाइए इसका देखिए, और क्या होता है यहाँ इंटरसेप्ट जो ये बचेगा ए इक्वल टू होगा के, ठीक है ना। देखो क्यों कि रेट किसके इक्वल हो जाएगी? के, क्योंकि वो तो जीरो हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा, छोटे छोटे से बनाने, क्योंकि अभी 2-3 ग्राफ और आएंगे। अब इसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन बना देते हैं। यहाँ तक क्लियर? सबको क्लियर है? चलिए, तो अब इसका इक्वेशन बना रहे हैं हम। देखिए एक रिएक्शन लिखी हमने, ध्यान से समझ लीजिए इसको, क्योंकि अगर आपसे जीरो ऑर्डर का बन जाएगा तो फर्स्ट ऑर्डर का भी बड़े आराम से बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि दोनों को बनाने का तरीका बिल्कुल सेम है। अच्छा, जो हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर डेफिनेशन लिखते तो क्या लिखते? द रिएक्शंस हुज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। लेकिन फिर भी ये डेफिनेशन सही नहीं मानी जाएगी, क्योंकि कितने कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है? 1। कितने? 1 टर्म, क्योंकि कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट तो तब भी होगी जब 2 पावर लगी रहेगी, 3 लगी होगी तब भी। तो इसकी सही डेफिनेशन ये होगी जीरो ऑर्डर की, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर की, द रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इस वाले के लिए जीरो पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो देखिए हम एक रिएक्शन मान रहे हैं हाइपोथेटिकल, कि यहाँ से आपके रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, किस में जाएंगे? प्रोडक्ट में। बड़े ध्यान से देखिएगा। अच्छा, हमने रिएक्शन स्टार्ट की, कोई भी टाइम हो, काउंटिंग जीरो से करेंगे। अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट की टाइम जीरो, और मान रहे हैं इस समय जो इसका कंसंट्रेशन है वो है A0। वो क्या है? A0। तो ये कौन सा कंसंट्रेशन कहलाएगा? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये यहाँ A0 पे R लिखा है ना, हम R से रिप्रेजेंट करें, कोई भी सिंबल ले सकते हो आप, उससे कोई दिक्कत नहीं। R से बनाना है, A से बनाना है, जिससे बनाना, C से बनाना, जिससे बनाना चाहो तो ये लिखा हमने R0। ये R0 किसको शो कर रहा है? टाइम जीरो पे कंसंट्रेशन को। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इनिशियल कंसंट्रेशन। ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन। स्टार्टिंग में तो यही होगा, प्रोडक्ट तो होंगे नहीं, जीरो। कुछ समय रिएक्शन हमने चलने दी, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, पता नहीं है। एक रिएक्शन हमने T टाइम तक, इस रिएक्शन को T टाइम तक हमने चलने दिया। तो इसमें से कुछ आपका रिएक्टेंट कहाँ चले गए? प्रोडक्ट में। कितने चले गए वो नहीं पता। तो पहले इस रिएक्टेंट का कुछ अमाउंट मान लें, A ग्राम, कुछ भी, B ग्राम, X ग्राम, Y ग्राम, ऐसे एक अमाउंट मान लिया कि ये जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितना है? A। अब हम कह रहे हैं इस R के A अमाउंट में से कुछ प्रोडक्ट में चले गए,
कितने चले गए नहीं पता, माना कि कितने चले गए x, कितने रिएक्टेंट चला गया है प्रोडक्ट में x, तो प्रोडक्ट बनेगा भी कितना x ही बनेगा। और इस समय जो कंसंट्रेशन बचेगा उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेशन एट टाइम t। तो डिफरेंस क्या है, J है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये लिखने की आदत है ना, बार बार ये लिख जाता है। ये कैसा कंसंट्रेशन है, इनिशियल किस टाइम पे, 0 टाइम पे। ये कंसंट्रेशन कब है, जब कुछ रिएक्टेंट्स खत्म हो चुके हैं। कितने खत्म हो चुके हैं, x, तो x ही किस में चले गए, प्रोडक्ट में। आ रही बात समझ में। तो ये आपका इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ, शुरू में हमने कहा कि इसका शुरुआत का कंसंट्रेशन से अमाउंट से समझो। इसका शुरुआत का कंसंट्रेशन कितना है, नोट कितना है, हमने माना कि ए है, ठीक है ना। जैसे हमने कहा हम कोई सामान ले आए, वो तो हो गया इस सामान, लेकिन वो सामान कितना है, इतना है ए। शुरुआत में तो रिएक्टेंट ही होंगे, जब रिएक्शन चालू होगी तब प्रोडक्ट बनेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने कहा कि रिएक्टेंट इतने थे और प्रोडक्ट कितना था, 0। अब रिएक्शन चालू हो गई, कितने समय तक चालू रही, टी समय तक। इस समय आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बताया जाएगा। टी समय तक स्टार्ट रही, तो हमने कहा इस ए में से कुछ मॉलिक्यूल्स कहाँ चले गए, प्रोडक्ट में। वो कुछ कितने थे, एक्स। तो एक्स जब यहाँ से गए तो प्रोडक्ट बनेगा भी कितना, एक्स। इस समय हमने कहा कि ए में से एक्स चले गए, इसलिए -x कर दिया, एक्स। इस समय जो कंसंट्रेशन बचा होगा उसको हमने मान लिया आर, है ना। आप यहाँ ए और बी करके भी कर सकते थे। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए इसके आगे। अब रेट लॉ को, रेट ऑफ रिएक्शन को हम 2 तरीके से लिख रहे हैं। पहले अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, ठीक है, फ्रॉम रेट लॉ। फ्रॉम रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे, क्या आ जाएगा, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पावर क्या आएगी, 0 आएगी ना, क्योंकि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, 0। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, रेट इक्वल के। ये जो फॉर्मूला हमने बनाया एक किससे आया, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अब रेट ऑफ रिएक्शन से इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम, तो देखिए कैसे आएगा, फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन, फ्रॉम रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान, रेट ऑफ रिएक्शन में हम फॉर्मूला कैसे लिखते थे, डी या डेल्टा का यूज करके, है ना। तो हम रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं फॉर्मूला, आर के टर्म में, ध्यान रखिएगा। तो क्या आएगा, पहले लिखेंगे रेट, रिएक्टेंट के टर्म में साइन कौन सा आता है, माइनस डी आर अपॉन स्टोइक्योमेट्री 1 ही है ना। इन दोनों को उतारिए। ये दोनों रेट के फॉर्मूले समझ में आए, कैसे लिखे हमने, एक किसके अकॉर्डिंग लिखा, रेट लॉ का, और दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग। नोट करिए, आई से समझ में आया है। ये रेट लॉ के अकॉर्डिंग लिखा, इसकी पावर 0 है, 1 हो गया। और एक किसके अकॉर्डिंग लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन, जिसमें हम क्या लिखते थे, चेंज इन कंसंट्रेशन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, इंस्टेंट टाइम पे, है ना। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मान लो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, रेट इक्वल क्या हो जाएगा, रेट फर्स्ट एंड सेकंड से। तो एक रेट की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, माइनस डी आर अपॉन डी टी, और दूसरे की कितनी आ रही है, कि। तो देखो पहले आप चाहे इसको लिख दो चाहे इसको लिख दो, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हम पहले इस वाले को लिख रहे हैं, जिससे थोड़े हमारे फॉर्मूले बनाना सिंपल हो जाए। बाकी आप किसी को भी लिख सकते हो, सेकेंड और 1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस, पहले हम सेकेंड वाली की रेट का वैल्यू लिख रहे हैं, डी आर अपॉन डी टी, और दूसरे में रेट की वैल्यू के। नोट करिए इसका। डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है हमें, इंटीग्रेशन लगा देंगे। तो पहले इस वाले डी टी को उठा के यहाँ ले जाते हैं। तो देखिए माइनस डी आर
इक्वल क्या हो जाएगा, के डी टी। पूरे इक्वेशन को अगर माइनस से हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल माइनस के डी टी। माइनस माइनस प्लस और यहाँ माइनस आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि इसी प्रकार से आपके फर्स्ट ऑर्डर का भी फॉर्मूला बनेगा। तो आप लोग एक एक पॉइंट देखते जाइए। हाँ पूर्वी, ये समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट है, और न्यूमेरिकल्स भी आएंगे इससे, तो आना चाहिए। ये किसके अकॉर्डिंग लिखा? रेट लॉ के अकॉर्डिंग। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट था नहीं, हमने एक को ही लिया था। जीरो पावर कितनी हो गई, 1, रेट इक्वल के। और अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो हम कैसे लिखते थे, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम इंस्टेंट टाइम। तो ये लिखा हमने, रेट इक्वल रेट हो गई तो के आर इक्वल क्या होगा, माइनस डी आर अपन डी टी, और माइनस डी आर अपन डी टी हो गया इसके इक्वल। ठीक है ना? चलिए तो अब इसका इंटीग्रेशन लगा देते हैं। ये समझ में आया? पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू हो गई प्लस और ये वैल्यू हो गई आपकी माइनस की। या फिर उठा पटक कर लो, इक्वल के साइड साइड ले आओ। ठीक है, अब हम लगा रहे हैं इसमें इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना। लिखिए इसमें बाई इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। बाई इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, डी आर इक्वल माइनस का साइन का, और कभी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो माइनस के हमने कहाँ कर दिया, बाहर। और यहाँ से क्या बचा आपका, डी टी बचा। नोट करिए इसका। देखिए अब हम यहाँ लिमिट लगा रहे हैं, यहाँ पर हम टाइम ले रहे हैं 0। तो बताओ टाइम 0 पे इसका कंसंट्रेशन कितना था, आर नॉट। चेक करो, टाइम 0 पे कंसंट्रेशन कितना था, आर नॉट। फिर टाइम टी पे मान रहे हैं, टाइम टी पे इसका कंसंट्रेशन कितना था, आर। नोट करिए। आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है? हाँ, डी से डी डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, आर। इसको नोट कर लेना साइड में, डी एक्स का होता है एक्स। यहाँ से बचा आर, लिमिट क्या बची है, यहाँ आर नॉट और यहाँ पर आर इक्वल माइनस के। और अब आप लोग देख लो, इसको हम आगे फिर से सॉल्विंग करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी माइनस 0 टी हो जाएगा। सारी बात समझ में? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सीधे सीधे आपका टी माइनस के टी। ये समझ में आया? डी टी का क्या हो जाएगा, टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी टी। और अब इसकी लिमिट लगाएंगे तो टी माइनस टी 0, तो क्या आ जाएगा, टी। तो ये हमने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। इसका बताओ क्या आएगा, आर माइनस आर नॉट। अब हम इनको प्रॉपर तरीके से लिखते हैं ऐसे, आर माइनस आर नॉट, आर माइनस आर नॉट इक्वल माइनस के टी माइनस के टी। अब एक ग्राफ बनाना है, फिर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ये है आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सभी न्यूमेरिकल जीरो ऑर्डर के इससे सॉल्व हो जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो इसको याद नहीं करना तो अभी हम बताएंगे, उसको कर लेना याद। यहाँ तक कोई डाउट हो पूछो, क्योंकि ऐसे ही फर्स्ट ऑर्डर का बनाना है हमें। हर्ष आ गया? इसको मानते हैं हम इक्वेशन 3।
ये सिर्फ जो हम चेंज कर रहे हैं वो ग्राफ बनाने के लिए चेंज कर रहे हैं ना, ध्यान रखिएगा। बाकी अपने फॉर्मूले साइड में चलेंगे, ठीक है ना। तो मतलब मेन में फॉर्मूले चलेंगे, बाकी साइड में चलेंगे आपका क्या, तो इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसका ग्राफ कैसे बनेगा। माइनस की आर नॉट इस साइड ले जा रहे हैं, तो कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो एक ग्राफ के लिए है, ध्यान रखिएगा, फॉर ग्राफ। क्यों ज़रूरी है ग्राफ बनाना, बहुत ज़रूरी है, मार्क्स मिलेंगे ऊपर से। थोड़ा सा आपका लेक्चर जो आप लिख के आओगे वो बहुत अच्छा बन जाएगा। आर इक्वल माइनस के टी प्लस आर नॉट, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जानते हो आप लोग, एक पार्ट आप बनाते हैं पैराबोला टाइप, जैसे कि ऐसा ऐसा, और दूसरे होते हैं आपके ऐसे और ऐसे। तो ये जो इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y इक्वल एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, r, एक्स एक्सिस पे क्या रखा हुआ है, t। स्लोप क्या, m होता है स्लोप, स्लोप कैसे जा रहा है, निगेटिव, और c होता है इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट कितना जा रहा है, आर नॉट। तो देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हम यहाँ बना देते हैं इसका ग्राफ। तो y एक्सिस पे क्या रखा है, y एक्सिस पे r, x एक्सिस पे t रखा हुआ है ना। स्लोप कैसा आ रहा है, नेगेटिव। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, ऐसे मत बना देना, गलत हो जाएगा। ये स्लोप आपका नेगेटिव, और इंटरसेप्ट कितना है, आर नॉट। इंटरसेप्ट कितना है हमारा, आर नॉट। ये हो गया इसका ग्राफ, बनाइए। ग्राफ समझ में आया पूर्वी। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। देखो इस वाले में क्या करना है, तो पूछा करो ना, माइनस के आर नोट के साइड ले गए ग्राफ के पर्पज़ से, या फिर यहीं पर ध्यान रखो आप कि आपका ये वाई होगा, नहीं लिखना है इस फॉर्मूले को, मत लिखो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये वाई एक्सेस पे रखना है, इसको एक्स एक्सेस पे रखना है, के नेगेटिव स्लोप है, आर नोट क्या, इंटरसेप्ट। यहाँ से माइनस के आर नोट को साइड ले गए, कैसा, प्लस का, तो क्या बचा यहाँ से आर, उस साइड क्या बचा, माइनस के टी आर नोट। y इक्वल एम एक्स प्लस सी का ग्राफ है। y एक्सिस पे क्या है, r, x एक्सिस पे क्या है, t, m होता है स्लोप, स्लोप कैसा आ रहा, नेगेटिव, तो ये नेगेटिव स्लोप बना दिया। ये स्लोप किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल, माइनस के। और ये बच्चा आपका इंटरसेप्ट, यहाँ भी शो कर सकते हो आप, अंदर भी शो कर सकते हो। ये हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर ग्राफ। अब इसके आगे फिर इसको साइड में बनाइएगा, हम फिर से इक्वेशन थर्ड में आ रहे हैं ना। ये फॉर ग्राफ था, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अच्छा, इस इक्वेशन को हम टी के रेस्पेक्ट में कंपेयर लगा देते हैं इसको फिर से। तो देखो ये हो जाएगा हमारा, पूरे को फिर से हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये के टी इक्वल आर नॉट माइनस आर। समझाते हैं कैसे होगा। पूरे को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस की के टी, ये माइनस की आर हो जाएगी, और आर नॉट किसका हो जाएगा, प्लस का, तो प्लस की वैल्यू आप पहले लिख दी और माइनस की बाद में, तो आर नॉट माइनस आर, और यहाँ क्या बचा, के टी। तो इस प्रकार से ये आया आपका। तो अब यहाँ से आप के की भी निकाल सकते हो वैल्यू, टी की भी निकाल सकते हो, जिसकी आपको निकालना हो आप। तो फाइनली आप लोग ये फॉर्मूला याद रखिएगा, इसको भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला ग्राफ के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट था। ये है आपका हाफ लाइफ पीरियड। इसको और फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, टी इक्वल आर नॉट माइनस आर। अब तो आप चाहे जितना भी टी चाहिए तो टी नीचे रख दो, के चाहिए तो के रख दो, जो आपको अच्छा लगे। दिस इज आ इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। दिस इज आ इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन रट लो फॉर्मूले को,
के टी इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी, के टी इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन एट टाइम टी। ठीक है, चलिए सबसे शुरू में जो फॉर्मूला लिखा था उसको देखो। आर पी में गया था, जब टाइम 0 था तो कंसंट्रेशन कितना था ए नॉट, और यहाँ कितना था 0। जब टाइम टी था तो कंसंट्रेशन कितना था ए नॉट किसके इक्वल था ए के, और ए किसके इक्वल ए माइनस एक्स के। तो कई बार आपके इस फॉर्म में भी पूछ लेते हैं। तो टी इक्वल आर नॉट की वैल्यू कितनी है, आर नॉट की, सॉरी हमने यहाँ ये लिख दी, सॉरी। तो आर नॉट की वैल्यू कितनी है ए, और माइनस आर की वैल्यू कितनी है ए माइनस एक्स। तो ये माइनस का है प्लस का, और नीचे क्या रखा है के, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा एक्स अपॉन के। तो ए भी आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन है आपका इसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए। तो ये वाला भी न्यूमेरिकल सभी इससे सॉल्व होंगे, लेकिन इस फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आना चाहिए आपको, नोट करिए। एक बार पूरा इक्वेशन देख लो, जहाँ समझ में नहीं आया बता दो तो हम दोबारा समझा दें, फिर आगे चलते हैं। फॉर्मूला याद हो गया। और गैसियस रिएक्शन, गैसेस के लिए हम कंसंट्रेशन लेते हैं या प्रेशर लेते हैं, प्रेशर लेते हैं, है ना। तो देखो फॉर्मूले से, चाहे इससे पकड़ लो चाहे इससे, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है, जल्द फॉर्मूले से पकड़ना हो। तो टी इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हम क्या रखेंगे इनिशियल प्रेशर माइनस कंसंट्रेशन एट टाइम टी आर, तो यहाँ क्या रखेंगे हम टी, और नीचे क्या रखा हुआ है के। ये गैसेस के लिए बन गया, इसी से बना दिया, इनिशियल प्रेशर माइनस प्रेशर एट टाइम टी, और यहाँ से के, है ना, वेयर पी नॉट इक्वल इनिशियल प्रेशर P इक्वल प्रेशर आफ्टर टी टाइम। तो ये क्या होगा, P नॉट माइनस पी क्या है, आर नॉट माइनस आर क्या है, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जो इनिशियल था ये टाइम टी पे था, तो ये डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, तो ये क्या होगा डिक्रीज इन प्रेशर। इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल नहीं लगने कोई भी, ये लिखने के पर्पज से था। फॉर्मूले पूरे जीरो ऑर्डर के सभी क्वेश्चन इस फॉर्मूले से लगेंगे, के टी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। हालांकि फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स ज़्यादा हैं, इसके कम है, लेकिन इसकी भी जरूरत पड़ेगी। डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर, डिक्रीज इन प्रेशर। ये आपका इंटीग्रेटेड इक्वेशन खत्म हो गया। अब इसकी हाफ लाइफ पढ़नी है, डालिए हेडिंग, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अभी पूछ लो, अगर कोई डाउट है कहो तो दोबारा लगवा दे जल्दी से, कहीं किसी को डाउट बन जाएगा ना। हाँ तो ठीक है, फिर हम 5 बार कह चुके हैं, अगर कहीं डाउट हो पूछ लो। हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। हाफ लाइफ पन्ना से छतरपुर 1 घंटे में जा रहे हैं हम, एवरेज मान के। मान लो डिस्टेंस रैंडमली बता देते हैं, 65-66 होती है, हम 70 बोल देते हैं, अभी 70 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो हमने कहा 1 घंटे में हम 70 किलोमीटर जा रहे हैं, तो हाफ दूरी कितने में चले जाएंगे 30 मिनट में, है ना। तो हमने कहा कि पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमें टाइम टी लगा, वो टाइम टी कितना था 1 घंटे 60 मिनट। तो आधी करने में कितना लगेगा 2/60 डेट इज 30 मिनट। या हम कह दें कि इसमें 1 यूनिट टाइम लग रहा है, तो इसमें कितना लगेगा हाफ यूनिट टाइम लगेगा। तो किसी भी रिएक्शन को
हाफ कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वही उस पीरियड से मतलब है टाइम से, ध्यान रखिएगा। जो पीरियड को काल भी बोल सकते हो आप, टाइम से होता है ना, ध्यान रखिएगा। तो हमने कहा किसी भी रिएक्शन को हाफ कंप्लीट होने में जो समय लगेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हाफ लाइफ पीरियड और हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा आपका, ठीक है। इसके कई और सिंबल हैं, ठीक 50%, फ्रैक्शन में लिख दे तो T.5, ये भी इसके सिंबल है। एक रिएक्शन में होता क्या है, रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं, प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गई, टाइम देख के थोड़ी पता चल जाएगा। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई रिएक्शन हाफ कंप्लीट हो गई, डेफिनेशन के लिए लिख सकते हैं द पीरियड और टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड कॉल्ड हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन। हमें तब पता चलेगा जब कंसंट्रेशन जो है हमारा वो इनिशियल का कितना हो जाए, हाफ। तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, हाफ। अब हम जब 35 किलोमीटर पहुंच जाएंगे 70 में तो तभी तो होगा हमारा। 100 मोल है इसके, तो 50 मोल यहाँ चले जाए, तो 50 मोल जाने में जो उसको समय लगेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा हाफ लाइफ पीरियड। तो दूसरी डेफिनेशन क्या होती है इसकी हाफ लाइफ पीरियड की, द टाइम और पीरियड एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू, बिकम हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कितना लिया था, ए नोट, ये उसके हाफ। तो द पीरियड और द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। हम कह रहे हैं कि इसका कंसंट्रेशन हाफ हो जाए, तो हम ये कह रहे हैं कि आधे रिएक्टेंट किस में चले जाएं, प्रोडक्ट में। तो तीसरी डेफिनेशन इसकी ये होती है द टाइम और द पीरियड एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्ट इनटू, इसको आपको इसमें से तीनों डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं, हम तीनों लिखवा रहे हैं, लेकिन दो कोई भी डेफिनेशन आपको याद करनी। और हाफ लाइफ पीरियड की डेफिनेशन अब सबके लिए कॉमन है, चाहे हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखवाएं, चाहे सेकंड ऑर्डर के लिए लिखवाएं, किसी भी ऑर्डर के लिए लिखवाएं, डेफिनेशन हाफ लाइफ की वही होगी। हाँ, सबके लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन अलग अलग बनेंगे, ठीक है। तो डाली हेडिंग हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, half life period half life period half life period और, हाँ संध्या जी क्या हुआ, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, पढ़ाई में मन लगाएगी थोड़ी संध्या जी, है ना। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सिंबल देख लो, T1/2 और T 50% और T 0.5 का फ्रैक्शन, ये इसके सिंबल हो गए, ठीक है। आप कोई भी यूज कर सकते हो, मोस्टली हम इस वाले को यूज करते हो, लेकिन आप कोई भी कर सकते हो। तो लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो चाहे फर्स्ट ऑर्डर हो, कोई भी हो, सबकी डेफिनेशन सेम है। हाँ, वो बात अलग है कि सबके इंटीग्रेटेड इक्वेशन अलग अलग आएंगे या फॉर्मूले अलग अलग आएंगे। लिखिए, द टाइम और पीरियड, द टाइम और पीरियड एट विच half of the reaction half of the reaction half of the reaction half of the reaction gets completed is called half life period, is called half life period of reaction, is called half life period of reaction, is called half life period of reaction। कोई भी दो डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हो, ठीक है। सेकंड डेफिनेशन देखिए, द टाइम
आपको हाफ ऑफ द नहीं लिखना तो आप 50% भी लिख सकते थे, द टाइम एट विच 50% ऑफ रिएक्शन गेट कम्प्लीटेड, वही मतलब है। द टाइम और पीरियड, द टाइम और पीरियड at which half of the reactants get convert into product, get convert into product is called half-life period, is called half-life period of reaction, is called half-life period of reaction, is called half-life period of reaction। ठीक है, एक और हम लिखवा देते हैं इसलिए कि आप लोगों को जो भी पसंद हो वो आप याद कर लें। ठीक है, और करके थर्ड डेफिनेशन, द टाइम और पीरियड at which concentration of reactants become half of initial value, is called half-life period, of reaction, देखिए अगर आप एक बार पढ़ लेंगे मन से तो ये डेफिनेशन कुछ नहीं है, कम से कम इतना तो सभी को याद हो जाना चाहिए अभी के अभी, द टाइम एट विच 50% रिएक्शन गेट कंप्लीट, इतना तो सब बोल सकते हो। यहीं से हम थिंक करना बोले तो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, तो इसका सीधा सा मतलब कि 50% रिएक्टेंट किस में चले गए, तो वही थी दूसरी डेफिनेशन हमारी। हमने वो पहले में हमने बोला कि द टाइम एट विच 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, दूसरे में हमने उसी को थोड़ा अलग तरीके से बोल दिया कि 50% रिएक्टेंट किस में चले जाए, प्रोडक्ट में। तीसरे में हमने कहा कि अगर 50% रिएक्टेंट चले गए प्रोडक्ट में तो अब रिएक्टेंट कितना बचेगा, आधा किसके, शुरुआत का। तो तीसरी डेफिनेशन में हमने इसको तीनों बार बोली, एक ही चीज़ है, सिर्फ बोलने के तरीके तीन थे। अब दो डेफिनेशन से याद कर लीजिएगा, कोई भी जो आपको अच्छी लगे, है ना। तीन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है एग्जाम में आपको, फिर आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो तब, बाकी दो इनफ रहती हैं, टू आप जो लिखना चाहे, ठीक है ना। तो अब ये तो थी डेफिनेशन जो सभी के लिए क्या है, कॉमन, ठीक है ना, हर बार ये आपकी कॉमन रही। अब हम जीरो ऑर्डर के लिए इसका फॉर्मूला बना देते हैं, ठीक है। लिख गया, हाँ लिख लो। तो देखिए अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा, KT इक्वल इनिशियल कंसंट्रेशन दैट आर, तो देख लो हमने सब जगह आर ही लिखवाया है ना, हाँ देख लेना, वो बार बार हमसे यही लिख रहा है, आर नॉट माइनस ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, याद होना चाहिए। KT इक्वल आर नॉट माइनस आर। देखिए इफ T इक्वल, जो हमने आपका ये इक्वेशन लिखा था R2P, यहाँ पे था T0, तब कंसंट्रेशन कितना था R0, और यहाँ पर कितना था 0। फिर टाइम T पे कंसंट्रेशन कितना हो गया था
आर जो कि इक्वल था ए माइनस एक्स के, और यहाँ क्या बन गया था एक्स। लेकिन अब ये टाइम हमने कितना लिया है, टी को हमने कितना माना है 1/2। तो अगर कंडीशन हम मान रहे हैं कि टाइम हमारा हाफ लाइफ है, तो ये जो रेक्टेंट बचा हुआ है, ये बचा हुआ यही है, इतने में से इतना चला गया तो बचा ही हुआ तो निकलेगा। ये जो बचा हुआ है शुरुआत का कितना होगा, आधा। शुरुआत का कितना होगा, आधा। तो अगर टाइम टी पे टी हाफ हो गया, तो जो हमारा बचा हुआ कंसंट्रेशन है आर, वो स्टार्टिंग का इनिशियल का कितना हो जाएगा, हाफ। नोट करिए। रख दो वैल्यू इसको इस इक्वेशन में, सॉल्व कर दो। है ना, फ्रॉम अबव इक्वेशन, अबव मतलब इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर, फ्रॉम पहले इसको लिखना, फिर इसको लिखना, फिर लिखना फ्रॉम जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन, फ्रॉम जीरो ऑर्डर इंटीग्रेटेड इक्वेशन। देखो के टी कैसा हो गया 1/2, के टी को क्या मान लिया हमने, टी हाफ इक्वल आर नॉट, और जब टी हाफ हो गया तो आर कितना हो गया, R0/2, तो माइनस R0/2, 2R0 माइनस R0, तो R0/2, 2R0 माइनस R0, R0/2। क्लियर है बात, नहीं है क्लियर? तो टी हाफ इक्वल क्या आ जाएगा, क्लियर है, समझ में आ गया? के को उठा के हमने यहाँ से क्या बचा R0/2, और के को उठा के यहाँ एक स्टेप और बढ़ा दे। एक बार और एक्सप्लेन करते हैं। इंटीग्रेटेड इक्वेशन जब टंग पे होना चाहिए, जीरो ऑर्डर का और फर्स्ट ऑर्डर का, ध्यान रखिएगा। के टी इक्वल R0 माइनस आर, ठीक है। कंडीशन लगाई कि टाइम अगर हाफ लाइफ होगा तो बचा हुआ कंसंट्रेशन भी शुरुआत का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। वैल्यू रख दी, 2R0 से एक R0 गया, बचा R0/2, तो हाफ लाइफ किसके इक्वल हो गया, आपके R0/2 के। जी ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, R0/2 के। और हम लगवाएंगे कल एक, कम से कम 2 बच्चों से बोर्ड पे पूरा इक्वेशन लगवाएंगे हम, ये ध्यान रखना। तो टी हाफ देख लो, R0 की वैल्यू इक्वेशन सबसे ऊपर हमने क्या रखी थी, स्टार्टिंग में रखी है, ये रखी है ना, तो ए अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, 2K भी लिख सकते हो, A/2 है। ध्यान कि सबसे शुरुआत में हमने यहाँ पर R0 की वैल्यू ए रखी थी, तो वहीं से उठाई है हमने A/2K। ध्यानपुर भी कहाँ से लाए, ऐसे बोलो ना, हम बताओ 5-5 बार पूछते हैं फिर भी नहीं बताते हो, कहाँ से आई ये वैल्यू? तो मतलब तुम्हारा दिमाग पन्ना में नहीं आवे, यहाँ से आई पूर्वी। R0 की वैल्यू कितनी है, बोल दो थोड़ी, कितनी है R0 की वैल्यू, नहीं बोलने थोड़ी, तो लिखो इसको बेटा, लो पढ़ लो फास्ट। ये इसका जीरो ऑर्डर और हाफ लाइफ दोनों खत्म हो गए। अब इसके न्यूमेरिकल्स आने तो वो बाद में सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट ऑर्डर का देखना है। कंक्लूजन और यहाँ से निकालते हैं हम।
तो हमारा यहाँ पर हाफ लाइफ जो निकला जीरो ऑर्डर के, सीधे ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से, और एक बार नहीं कई बार आया है यहाँ से ऑब्जेक्टिव कि इसका जो हाफ लाइफ है वो कितना होता है, आर नॉट अपॉन 2k। तो अगर हम देख लें तो जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंस। अब यहाँ बच्चे पिछे जाते हैं, एक न्यूमेरिकल से समझाएंगे हम। यहाँ बच्चे ऐसे पिछे जाते हैं कि वहाँ पर ये पहले ही ऑप्शन में मिला लिखा मिलेगा द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन। गलत भैया, हमने द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हमने रेट की बात की थी, लेकिन हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। और ये पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, पूछा जाता है कि या तो ऐसे पूछ लेगा विच हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। तो कौन किसका हाफ लाइफ होता है, जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन। 3-4 ऑब्जेक्टिव आप जाके किसी भी सीरीज में देखोगे तो इसका मिल ही जाता है आपका। या फिर आपसे सीधे पूछ लेंगे द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो क्या रखना है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। आप ही बताएंगे, इससे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेट कांस्टेंट। क्लियर है बात, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके जा रहा है, रेट कांस्टेंट के। जितना नोट करो उसी के नीचे फास्ट नहीं आ रहा ना समझ में, पक्का। यार नोट कैसा कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन है ना। अब इसी के नीचे लिखना है hence the half life period and the half life period of zero order reaction is directly proportional to initial concentration of reactants and inversely proportional inversely proportional to the rate constant रटना पड़ेगा इसको कुल सभा, इस थ्योरी को कुछ नहीं रटना। हाफ लाइफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट, कुछ नहीं रटना है, ऐसी रटना पड़ेगा। यहाँ से हो जाएगा ना, हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रेट कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा एक काम और करो, फिर एक छोटा सा 2 मिनट का क्वेश्चन, फिर आज की छुट्टी, फिर कल देखते हैं। एक काम करो यहाँ पर एक बात सुनो, ये आपका जब भी आएगा तो हाफ लाइफ के साथ आएगा, लेकिन नहीं भी आए तो इतनी स्पीड होनी चाहिए आपको कि आप इसके साथ इसका हाफ लाइफ लिख के आओ, तभी मार्क्स मिलेंगे। अच्छी ध्यान रखिए, एक चीज़ थोड़ा सा कर लो, यहाँ पर ये सब कुछ जहाँ लिखा ना हमने, यूनिट और लिख लो फर्स्ट ऑर्डर की, सब कुछ फास्ट। किसकी यूनिट लिखोगे, किसकी लिखोगे जल्दी बताओ, किसकी लिखो, हाफ लाइफ के जस्ट ऊपर किसकी यूनिट लिखोगे भैया, के की। किसकी यूनिट लिखेंगे, के की। कहाँ लिखना है, हाफ लाइफ के जस्ट ऊपर, तो यूनिट फर्स्ट ऑर्डर की नहीं, जीरो ऑर्डर की यूनिट बताओ कितनी होती है, जल्दी पूर्वी, यूनिट ऑफ के। जीरो ऑर्डर के लिए लिख रहे हैं, जीरो ऑर्डर का इक्वेशन लिखा तो जीरो ऑर्डर की लिखेंगे, यूनिट ऑफ के मीन्स रेट कांस्टेंट। पूर्वी बताओ फास्ट,
हाँ मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, और अगर गैसियस हुई तो एटीएम टाइम इनवर्स। नोट करिए, ये यूनिट लिखिए। एक छोटा सा 2 मिनट का क्वेश्चन है, हाफ, ठीक है ना। द टाइम एट विच रिएक्शन इज हाफ कंप्लीटेड, हाफ लाइफ। द टाइम एट विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, हाफ लाइफ। द टाइम एट विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स हाफ ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल का कितना हो जाता है, हाफ। इसमें अभी कोई दिक्कत है बता दो तो फिर हम बता दें, चले आगे, ठीक है। अच्छा एक काम करो, एक आध ग्राफ और हम इसको बना दें आप लोगों को, ठीक है। तो जहाँ पर आप लोगों ने वो हाफ लाइफ लिखा है उसका ग्राफ बना दो इसमें। तो हाफ लाइफ का रिलेशन याद है आपके में लिखा हुआ है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। टी हाफ इक्वल आर नॉट अपॉन 2K, है ना। तो हमें एक इसके हिसाब से एक ग्राफ बना दे रहे हैं, देखिए। तो ये हाफ लाइफ का ग्राफ भी आ जाता है। हाफ लाइफ जीरो ऑर्डर के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के कैसे जा रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा। हाफ लाइफ जी ऑर्डर रिएक्शन के लिए इनिशियल कंसंट्रेशन के कैसे आ रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन जाना। और देखिए हाफ लाइफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल जा रही है रेट कांस्टेंट के, लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जा रही है 1/k के। इनवर्सली किसके जा रही है, के, लेकिन डायरेक्टली किसके जा रही है, 1/k के। तो ये जो स्लोप आएगा, एक पॉजिटिव स्लोप, ये इक्वल होगा आपके 1/, पूरा लिख दो जो वहाँ लिखा हुआ है 2K। ये बना लो हाफ लाइफ की जगह पे। छोटे से ग्राफ बना ली करो जल्दी से, तो टाइम ही लगाना है। छोटे से जल्दी से पकड़ाओ, टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और अगर ग्राफ साइन में आ गए तो रटने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो रटना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। इक्वल 1/2K।